नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी की जो आंसर की आई है उसके प्रश्नों पर। मैं जीएस के प्रश्न करा रहा हूँ। ये सेकंड शिफ्ट है, 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट। हम जीएस के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर कि कौन सा प्रश्न ठीक है, कौन सा प्रश्न सही है या गलत है, उस पर चर्चा होगी। देखते हैं कि ये 26/11/2024 की 12:30 बजे यानी कि सेकंड शिफ्ट है। हम जीएस के प्रश्न पर आते हैं और जीएस में भी यहाँ पर भैया दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 141वें आईओसी सत्र में औपचारिक रूप से ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की भारत की रुचि की घोषणा की थी। तो ये 2036 तक इसका सही आंसर है। 2024 के मानसून में भारी वर्षा के कारण संगमेश्वर मंदिर श्रीशैलम परियोजना के अप्रवाही जल में डूब गया था। यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्टैटिक का प्रश्न है। ये है भैया कृष्णा नदी के तट पर। किसके तट पर? कृष्णा नदी के तट पर है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हालांकि यहाँ पर जीएस के ही प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी अभी मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी होंगे। डाक विभाग द्वारा के अंतर्गत 2024 फिटेली या फिलेटली छात्रवृत्ति परियोजना आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत। देखिए ये भी इसका सही आंसर है। तो गलत अभी तक कोई मिला नहीं है, ना 25 में, ना 26 की पहली में और 26 की दूसरी ये है। इसमें अभी तक कोई गलत प्रश्न नहीं आया है। हालांकि दाद देनी पड़ेगी रेलवे की। अभी तक एसएससी या कोई और होता तो उसमें तो एक दो गलत प्रश्न मिल ही जाते, लेकिन इसमें अभी तक हम 3 शिफ्ट 25 की कर ली, दूसरी ये है, यानी कि 5 शिफ्ट हो गई, एक भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं मिला। अगस्त 2024 में परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, जिसको हम बोलेंगे गौरव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ। ठीक है, सही आंसर इसका डीआरडीओ, और यही बोर्ड ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर हम बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये मैथ आपका चल रहा है, ये रीजनिंग है आपका। यहाँ पर फिर करंट अफेयर, और करंट अफेयर भी 2023 का पूछा है। 2024 2023 दोनों का ही पूछ लिया है। यहाँ लिखा है वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं सर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो स्थल हैं उनकी संख्या 43 है, और 43वां जो है मोईदांग बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका मैथ आ जाता है, यहाँ पर आपका साइंस आ जाता है, ये आपका भैया रीजनिंग आ जाता है, ये भी आपका जो है साइंस आ जाता है, ये आपका भैया ये भी आपका साइंस है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे चर्चा होगी। ये भी आपका रीजनिंग है, ये मैथ है। यहाँ आपका बात आ जाती है भैया किसकी, कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये टीसीएस के साथ। किसके साथ? टीसीएस। एसएससी के एग्जाम टीसीएस ही कराता है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर चलते हैं। ये आप लोगों का आ जाता है रीजनिंग, ये आपका साइंस, ये आपका मैथ, ये फिर आपका मैथ, यहाँ पर फिर मैथ, यहाँ पर आपका आ जाता है साइंस। चलिए आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका प्रश्न आ जाता है, मैथ ही चल रहा है अभी तो, ये आपका ग्राफ चल पड़ा है। चलिए ये भी मैथ आ जाता है, ये भी, यहाँ भी। अब ये भी साइंस आपका स्टार्ट हुआ, ये मैथ आया फिर मैथ है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर देख लेते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर फिर करंट अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस ज़्यादा ही है आपके इसमें, और कुछ पूछा नहीं। किस विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन में अनुभव, साझेदारी और क्षमता सृजन पर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर होगा दूर संचार, जिसे डॉट बोलेंगे, दूर संचार विभाग एकदम सही आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार सूचकांक। देखिए 2022 में से सुधार कर 2023 में सुधर कर कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर होगा 85 85 93। ठीक है, कितना? 85 से सुधर कर कितना हुआ है? 93 हुआ है।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये साइंस का हो जाएगा, ये भी साइंस का है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए 67 प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 2024 में किस कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए iCreate के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ भैया MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। देखिए ये आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये भी आपका साइंस है और ये भी आप लोगों का भैया यहाँ पर भी आप लोगों का, चलिए तो ये आप लोगों का जीएस था, जिसमें अभी तक कोई भी प्रश्न नहीं, गलत कोई भी प्रश्न नहीं है, सभी प्रश्न अभी तक ठीक हैं। अब आपका रीजनिंग का होगा, संदीप सर आ चुके हैं। तो आप लोग भैया ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको यदि किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस पे डाउट है, इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए था। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है सारे प्रश्नों पर, उसके बाद ही हम लोग आपके क्लास में आते हैं ताकि आप लोगों को इससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है जी, चलिए तो रीजनिंग के लिए संदीप सर आ चुके हैं आपकी क्लास में। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताने जा रहा हूं 26 तारीख की दूसरी शिफ्ट में। वैसे सभी क्वेश्चन ठीक ही पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन विवादित नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यहां पर एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करूं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अभी अजीत सर आपको जीएस में बता कर गए होंगे कि सब कुछ कि भाई क्या क्या कैसे चीजें बनी है। मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में क्या रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको सामने है ही आंसर की, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर आना कैसे था, कैसे आपको सॉल्व करना था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज में और बहुत जल्दी से हम यहां पर इसका मतलब समझेंगे कि क्या मामला है। ठीक है, यही है ना भाई? चलो, तो दूसरा क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये दूसरा। यहां पर अगर मैं इस समीकरण को सॉल्व करता हूं, इसने कहा ए का अर्थ भाग है तो ए पर भाग लगाएंगे, बी का अर्थ गुणा है तो गुणा, सी का अर्थ प्लस है तो प्लस दोनों सी पर आ जाएगा, डी का अर्थ माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। सॉल्व कर दो। 61 माइनस 39 प्लस 14 प्लस भाग देंगे 31 बार और गुणा कर दो 4, तो 61 माइनस 39 प्लस 14 प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12। जोड़ दो, 61 वैल्यू प्लस की है, 14 वैल्यू प्लस की है और 124 प्लस है। 4 4 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9 और 1, इसमें से 39 घटा दो, 0 6 1, 160 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है पांचवा। अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेम समीकरण का ही क्वेश्चन है और यहां पर कह रहा है कौन को बदल दूं ताकि सही हो जाए। इसने 24 और 44 को बदला है, 24 के स्थान पर 44 और 44 के स्थान पर 24, तो ये आएगा 46 प्लस 44 माइनस 12 और 19 जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा, गुणा 2 करेंगे प्लस 38 करेंगे, गुणा 6 करेंगे प्लस 24 में 4 से भाग 6 बार, तो यहां पर आएगा 46 प्लस 44 माइनस 31 दूनी 62 प्लस 6 48 का 8 हासिल 4 6 18 4 22 228 प्लस 6, प्लस प्लस की वैल्यू क्या है? ये 44 प्लस है, सॉरी 46 प्लस है। इस 44 और 6 को जोड़कर लिखूं तो ये 50 हो गया और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 228 है। जोड़ दो, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 4 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, ये 324 हुआ और इसमें से हमको 62 घटा देना है। 62 घटा दो, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 6 गए 6 और ये 262। ठीक है जी, यही प्राप्त है, मतलब यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है क्वेश्चन नंबर 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर क्या होगा चेक करेंगे। तो यहां पर ये देखो, सी 3 और 4 7, 25 और ये 23 है तो -2 हुआ है। फिर बी 4 प्लस और एस 19 और -2। कहने का मतलब हुआ +4 -2 +4 -2 का लॉजिक है। तो यहां पर 19 और 4 23 पर डब्ल्यू आएगा, 17 में से 2 गई तो 15 पर ओ आएगा, फिर 18 और 4 22 पर वी आएगा, और के 11 में से 2 गए तो 9 पर आई। MOVI एकदम करेक्ट है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको करा रहा हूं। ये है 15 नंबर, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, और क्या इसका आंसर होगा समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ यहां पर देखो, डी से सी माइनस हुआ 1, ई से डी -1, एफ से ई -1, तो यू से -1 टी करोगे, टी से एक ही ऑप्शन शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है। बहुत ही शानदार। अब हम बढ़ जाते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन पर, जिसका नाम नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 19वें क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। यहां पर कह रहा है एल का कोड क्या होगा। एल केवल इसमें है, बाकी OBE कॉमन है। OBE कॉमन है तो नंबर कॉमन होंगे, इसमें अलग नंबर ही आंसर होगा। तो इससे अलग कौन है, देखो 6 हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी है, 5 3 हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी है, 2 हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी है, तो 5 बच गया। यही आंसर है, एकदम करेक्ट है। बहुत ही सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। सभी मधुमक्खियां कीट हैं, तो जितनी भी मधुमक्खी हो गई, जितनी भी मधुमक्खी हो गई वो सभी की सभी मधुमक्खी कीट हैं, और सभी मधुमक्खी छत्ते हैं। तो जितनी भी मधुमक्खी हैं वो सभी की सभी मधुमक्खी छत्ते हो गई। ये छत्ते हो गई। कह रहा है पहला, कुछ छत्ते कीट हैं। तो मेरे दोस्त, छत्ते को मधुमक्खी के अंदर ऊपर यहां भी लिख सकता हूं और यहां भी, दोनों ही केस में कुछ का पैटर्न तो ठीक ही होगा, लेकिन सभी छत्ते मधुमक्खी ये नहीं कह सकता। तो पहला सही है, एकदम करेक्ट है। ये एकदम करेक्ट पूछा है, इस पर आप कोई भी रिट नहीं डाल सकते। एकदम करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जवाब है। यहां पर जवाब देंगे कौन सा अलग है, तो सुनो ध्यान से। यहां पर कौन सा होगा, G7 पर K11 तो 4 प्लस, W23 A27 तो 4 प्लस, C3 G7 4 प्लस, और यहां भी 4 प्लस। तो इससे तो मैं आंसर नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करते हैं कि और कैसे कर सकता हूं, क्या कि कोई और लॉजिक लग सकता है। तो K11 पर है, Z26 पर, तो 15 का अंतर है। A1 P16 15 का अंतर है, G7 V22 15 का अंतर है, Z0 T20 यहां 20 का अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 26 और 28 दोनों ही रीजनिंग के, 27 रीजनिंग का नहीं है, 26 रीजनिंग का और फिर 28 रीजनिंग का है। तो यहां पर ध्यान से समझते हैं ये क्या है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर क्वेश्चन को चेक करूं तो B2 पर, D4 पर, F6 H8 J10 L12 पर आ जाएगा। 2-2 बढ़ रहा है, L से केवल यही ऑप्शन सही है और कोई ऑप्शन L से शुरू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो भाई, इस सवाल पर आएंगे। इस सवाल का आंसर देंगे, टाउन L M के पश्चिम में है। अगर ये M है तो इसके पश्चिम में L यहां होगा। टाउन D L के उत्तर पूर्व में, तो L का उत्तर पूर्व यहां पर D होगा। A D के पश्चिम में है तो D का पश्चिम यहां पर A होगा। R D के पूर्व में है तो R यहां पर होगा। L के सापेक्ष R पूछ रहा है तो L पर बैठकर R चेक करना है। ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, उत्तर पूर्व आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन राइट जवाब है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यहां पर कह रहा है एक शब्द है HYPNOTIC।
इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो H का I हो गया, Y का Z, P का Q, N का O का P, T का U, I का J, C का D। ठीक है, तो नए समूह में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्था। अब इन्हें पुनर्व्यवस्थित कर लो तो बाईं ओर से दूसरा, यानी कहने का मतलब केवल दूसरे तक व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटा इसमें D है और दूसरे नंबर पे इसमें I है, और यही I आपका आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाएं से दूसरा ही पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहां से अब आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन नंबर 36 पर मुझे रीजनिंग मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 पर मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है ना, ये 36 नंबर है। इस पर बताएंगे कि कौन सा सबसे अलग है। तो K 11 पर है और यहां पर N 14 पर है लास्ट वाला, तो +3 है। ये R 18, U 21 तो +3, G 7 पर है, J 10 पर तो +3, B 2 और F 6 ये +4 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे प्यारे वीर, बढ़ते चलो और अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर कि इसका आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन रह गया है क्या पीछे कोई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। नहीं रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे। A 1 पर, G 7 पर, M 13 पर, S 19, Y 25, तो 6 प्लस हो रहा है 25, 6 31 का मतलब 5 होता है, जिस पर E आ जाएगा। E से तो सारे ही ऑप्शन शुरू हैं। तो लास्ट में चेक करूं तो J यहां पर सही वाले में। दूसरा चेक करो तो 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21 और 6 27, 1 और 6 7 पर G आएगा। दूसरा लेटर G होगा तो यहां पर G नहीं है, यहां पर है। तो तीसरे पर आएंगे D 4 और J 10, 6 प्लस, ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 और 6 8 पर H आएगा। तो यहां केवल तीसरे नंबर पर दूसरे ऑप्शन में H है। 6 6 प्लस हो रहा है भाई, केवल 6 6, केवल 6 6 प्लस हो रहा है। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। यहां पर 58 का अंतर है, यहां 33 का, यहां 58 का, यहां 33 का, यहां 58, तो यहां 33 का आ जाएगा। और 424 में 33 जोड़ोगे तो 4 3 7 3 2 5, 457 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के ही है दोनों। यहां पर क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहां पर 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज पर बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके, तो ऐसे ये राइट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ई डी के ठीक दाईं ओर है, डी ये है तो ई यहां पर हो जाएगा। आगे कह रहा है एफ डी के दाईं ओर दूसरे पर है तो एफ यहां पर हो जाएगा। ए बी और डी का निकटतम पड़ोसी है तो ए यहां, बी यहां, बचा हुआ सी यहां। डी के सापेक्ष सी पूछ रहा है तो डी के सापेक्ष सी, बाईं ओर को पहला दूसरा तीसरा, बाएं को तीसरा, अर्थात यही ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या लॉजिक है, इसमें आंसर माना है x के स्थान पर 41 माना है और y के स्थान पर 576 माना है। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे इसका आंसर आया, मैंने यहां पर वैल्यू निकाली है। इस 41 में से 10 कम करोगे तो ये 31 का वर्ग है 961, और 34 में से 10 कम करोगे तो 24 का वर्ग है 576, इसलिए सही है। छोटी संख्या कहने का मतलब यह है कि छोटी संख्या में से 10 घटाने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है उसका स्क्वायर दूसरी संख्या है। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा है। हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। 46 को एक बार फोकस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैंने इसका जो डायग्राम बनाया है मतलब वो इस तरीके से बनाया है। सबसे ऊपर ई है, ई के बाद ए है, फिर डी है, उसके बाद सी जी बी और यहां पर एफ है। ठीक है, ये हर एक स्थिति को फॉलो करेगा, चेक कर लो। जी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, 1 2 3, हाँ जी रखा गया। सी और ई के बीच 2 है तो ये सी है और ये ई है, इसके बीच हाँ जी 2 है।
ए को डी के ऊपर रखा गया है तो ए को डी के ऊपर ही रखा गया है, डी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है तो डी जी के ऊपर ही किसी स्थान पर है। बी और ई के बीच 2 हैं तो बी और ई, ये कह रहा है बी और ई के बीच, एक मिनट ये कह रहा है 1 मिनट, नहीं ये मैंने दूसरा वाला उतार दिया। यहां पर स्थिति ये है सी ए डी, मैंने ये अभी सॉल्व किया है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अभी दूसरी भी क्लास है, इस वजह से मैं स्टेप टू स्टेप सॉल्व ना करवा के पूरा लिखकर आपको वेरीफाई करा देता हूं, ठीक है ना। तो ये आएगा सी ए डी, उसके बाद ई है, उसके बाद जी है, फिर एफ है, फिर बी है। अब एकदम राइट है। अब मिला लो एक एक स्टेप। जी सबसे नीचे से तीसरे पर है, 1 2 3, ये रहा जी, ठीक है भाई, यही तो है जी, फिर एफ, फिर बी, तो नीचे से 1 2 3 हो गया। सी और ई के बीच 2 है तो ये सी है और ये ई है, इसके बीच 2 हो गए। ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, देखो ए को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, डी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है तो डी को जी के ऊपर ही रखा गया किसी स्थान पर। बी और ई के बीच 2 हैं तो ये बी है, ये बी है और ये ई है, इसके बीच भी 2 ही है, जी और एफ। बी को शीर्ष स्तंभ पर नहीं रखा गया है अर्थात बी को सबसे नीचे रखा गया है, शीर्ष की मना कर दी है। तो डी और बी के बीच में कितने ये पूछ रहा है, तो बी ये है, डी है, बीच में 1 2 3 है, यही आंसर है, ठीक है मेरे भाई, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। एक शब्द दिया है PARKING, PARKING, पार्किंग। इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी क्रम के अनुसार उसके बाद वाले अक्षर से, तो स्वर में एक जोड़ दो, ए का बी हो गया, आई का जे हो गया, और व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से, व्यंजन को भी बाद से जोड़ रहा है, पी का क्यू, आर का एस, के का एल, एन का ओ, जी का एच। तो ये कह रहा है कौन बाईं ओर से तीसरे पर हो जाएगा, तो 1 2 3 तीसरे पर एस हो गया, यही आंसर है, ठीक है भाई, यही आंसर हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। इसका क्या है, इन दोनों की गुणा हुई है तो 11 दूनी 22 हो गई, और 22 का इसी लास्ट वाले में गुणा कर दो तो 22 दूनी ये 44 आ गया। अब इन दोनों की गुणा करो तो 6 तिया 18, और लास्ट वाले की फिर से गुणा तो 18 तिया बीच वाला 54 आ गया। तो यहां पर 2 गुणा 4 कर दो, 2 गुणा 4 तो ये 8 हो गया, और 8 में इस 4 की गुणा तो 8 चौक 32, एकदम करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 भी रीजनिंग का ही है। क्वेश्चन नंबर 54 भी रीजनिंग का ही है। BLEACH, ठीक है, कह रहा है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक पहले, तो व्यंजन में एक घटाओ, ये ए हो गया, ये जे के हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये जी हो गया, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी के ठीक बाद वाले से, तो ए का बी हो गया। इस प्रकार बने अक्षरों में कौन सा 2 बार आया है, डबल बी, बी 2 बार आया है, खत्म, ठीक है, बी 2 बार ही तो आया है, यहां पर चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कौन से नंबर पे है भाई रीजनिंग का क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। टोटल 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इनका जो क्रम बिठाया है वो बिठाया है एफ के बाद बी है, बी के बाद ए है, फिर जी है, फिर सी है, फिर ई है, और बच कौन गया, डी है। चेक कर लो बेशक, ए दाएं छोर से 5वें पर है तो 1 2 3 4 5 5वें पर है। आगे कह रहा है कि ई और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं तो ई ये है, ए ये है, 2 व्यक्ति जी और सी हो गए। सी जी और ई का निकटतम पड़ोसी है तो सी जी और ई के बीच में ही आ रहा है। बी एफ के ठीक दाईं ओर है तो एफ के दाईं ओर हो गया। डी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, डी ये है, बी ये है, बीच में व्यक्ति हैं 4, और आंसर भी है 4, खत्म। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या रीजनिंग का, हाँ जी, क्वेश्चन बचा हुआ है 66, क्वेश्चन बचा हुआ है 66। आ जाओ, 1 मिनट, एक क्वेश्चन रह गया ये वाला, हाँ ये कौन सा क्वेश्चन रह गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 63 ये क्वेश्चन रह गया, कारण और प्रभाव का। पढ़ लो ध्यान से। कारण क्या है, कल रात काटपाडी जंक्शन पर एक बड़ा रेल हादसा हुआ जहां जीटी एक्सप्रेस की 7 बोगियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पटरी से उतरकर पटरी के पार जा गिरी, ठीक है।
प्रभाव पहला कह रहा है काटपाड़ी चेन्नई मार्ग पर कई ट्रेनें आज कई घंटे की देरी से चल रही हैं। भैया इस कारण से ये प्रभाव तो जरूर आएगा, सीधी सी बात है यार। एक बात बताओ, जब पटरी पर ट्रेन चल रही है और एक ट्रेन पलट गई तो दूसरी तो प्रभावित होंगी ही होंगी। तो सीधी सी बात है कि जो यहां पर फर्स्ट वाला है वो संभावित प्रभाव है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। हालांकि इसमें एक ऑप्शन हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो सेकंड को पढ़ के देखिए, बंगलौर में रेलवे टिकट बुकिंग काउंटरों की लंबी कतारें दी गई, इस वजह से थोड़ा ही हादसा हुआ है। रेल में टिकट की लंबी लाइन लग रही है, इस वजह से हादसा थोड़ा ही ना हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते, तो इसका आंसर भी एकदम सटीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या कह रहा है, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का अर्थ क्या, A प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो P क्यू की माँ हो गई, P माँ है तो माइनस क्यू की माता हो गई, Q माइनस आर, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो Q भाई हो गया किसका, R का, R गुणा S, A गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो R S की पत्नी हो गई, R S की पत्नी तो S इसका पति हो गया, और S भाग T ए बी का पिता है तो S T का पिता हो गया। करेक्ट, Q का T से क्या संबंध है भैया, ये इसकी माता का भाई है, माता का भाई है, माँ का भाई, मामा भी बोल सकता था, यही आंसर है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ूं, क्या कुछ और मिल सकता है रीजनिंग में, क्या कुछ और मिल सकता है, हाँ जी 71 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, 71 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। कह रहा है कि बताओ लॉस्ट का कोड क्या है, लॉस्ट इसमें भी आया है, लॉस्ट इसमें भी, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही आंसर है। क्या वीपी इसमें आया है, नहीं, गलत करो। क्या डीसी इसमें आया है, नहीं, गलत करो। ईजेड क्या इसमें आया, हाँ जी आया, यही आंसर है ईजेड, ये रहा, खत्म कहानी। भाई साहब गजब ही कर दिया रेलवे ने, एकदम गजब कर दिया। कोई क्वेश्चन गलती नहीं पूछ रहा, कोई क्वेश्चन गलती नहीं पूछ रहा। अब तक 5 शिफ्ट हो गई हैं, अब तक 5 शिफ्ट हो गई हैं, 25 तारीख की 3 शिफ्ट हो गई, 26 की 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है भाई साहब, गजब 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 गजब। अब क्या ही कहूं किसी किसी पेपर में तो हद हो जाती है गलत क्वेश्चनों की। रेलवे के लिए सलाम है, सलूट है, कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं पूछा है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। इसे चलो एक बार, हाँ इसे चेक कर लेते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सके, भैया ये साइंस में चला जाएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई रीजनिंग का बचा हुआ हो, हाँ एक ये क्वेश्चन और बचा हुआ है कथन निष्कर्ष का, कोई दिक्कत नहीं। सभी समुद्र नदियां हैं, सभी समुद्र, सभी के सभी समुद्र, ये समुद्र हो गए, जितने भी समुद्र हैं ये सभी के सभी समुद्र नदी हो गए, सभी समुद्र नदी है। कुछ नदी तालाब है, तो ये कुछ नदी तालाब हो गई। पहला कह रहा है सभी तालाब समुद्र हैं, भैया तालाब समुद्र होते तो तालाब के ऊपर समुद्र का सर्कल होना चाहिए था। कुछ समुद्र तालाब है, समुद्र तालाब तो मिल ही नहीं रहे, कोई सा भी सही नहीं है, ना तो फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड, यही एकदम राइट है। गलत के नाम पे कुछ भी नहीं है, गलत के नाम पे कुछ भी नहीं है बच्चे। आपको लगता है कि यार ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एकदम गलत फहमी है। गलत के नाम पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं पूछा गया, एग्जैक्ट ठीक आंसर पूछे गए, ठीक है सर। अब मैथ के लिए शोभित सर का स्वागत है, एक बार आ जाइए सर। चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरडब्ल्यू अपने परिवार में। और एएलपी 26 नवंबर 2024 सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को हम की जांच कर रहे हैं। किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि तो नहीं है, चाहे वो लॉजिकल एरर हो, कैलकुलेटिव एरर हो या भाषाई त्रुटि हो, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड एरर हो। तो सभी प्रकार की एरर्स की जाँच करने के लिए सभी प्रश्नों का आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में साथियों बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। और 26 नवंबर 2024, ठीक है, ये रहा आपका पेपर। 12:30 से 1:30 की सेकंड शिफ्ट थी, 26 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे ठीक
ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है हमको वो क्वेश्चन नंबर 6 मिलता है साथियों, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के कोणों का योग, कोणों का अनुपात 2, 5, 7 और 10 है। 2, 5, 7 और 10 है। ठीक है, 2, 5, 7, 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े सबसे छोटे कोणों का अंतर बताइए। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। सभी रेशो वैल्यू को जोड़ो, 10, 7, 17, 5, 22, 2, 24 हो गया। सबसे बड़ा 10, सबसे छोटा 2, दोनों का अंतर 10 और 2 का अंतर होता है 8। 8 से 24 कटा 3 बार, 3 से 360 कटेगा 120 टाइम्स। तो प्रिय साथियों 120 हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए, और बोर्ड ने भी इसका आंसर 120 दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर हमको नजर नहीं आती है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कहता है कि रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने पर 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 32 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगता है साथियों, 6 घंटे का। तो अगर वो 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में वो 32/6 पेज टाइप करेगा। कुमार 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है। 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में 8 पेज वो टाइप करेगा। कुल पेज टाइप करने हैं 110। ठीक है, और 1 घंटे की एफिशिएंसी है 32/6, और दूसरी तरफ 1 घंटे की एफिशिएंसी है 6। तो 110 हो गया, डिवाइड में 6 की गुणा 8 में की 48, 48 में 32 जोड़ेंगे 80, तो 80 हो गया, डिवाइड में 6 हो गया। तो प्यारे भाई 110 गुणा 6/80, 0 से 0 काटेंगे, 11 छक्के 66, 66/8, 66/8 का मतलब हो गया 33/2, 33/2। ठीक है, 33/66/8 का मतलब हो गया 33/4। 2 से काटा ना दोनों को, 33/4। 33/4 का मतलब है कि 33 को पहले आधा करो, 16.5 हो गया। किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड करना मतलब उस संख्या को 2 बार आधा करना। 33/4 यानी 33 का आधा किया 16.5, 16.5 का भी अगर आधा करोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 8.25। 8.25 रिप्रेजेंट करता है 8 घंटे, और 0.25 रिप्रेजेंट करता है 1 घंटे का 1/4। ठीक है, यानी 8 घंटे 15 मिनट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्या इस प्रश्न का आंसर यही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का सही आंसर है, और यही हमारा आंसर है। यही बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 25 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 36। अगर मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 गुणा 36। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 5 छक्के 30। 30 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। और बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन का आंसर 30 ही दिया है, यानी इस क्वेश्चन में भी कोई त्रुटि नहीं है। अभी मैं संदीप सर को सुन रहा था तो वो कह भी रहे थे कि कमाल कर दिया साहब रेलवे ने, कोई क्वेश्चन में एरर नहीं है। लेकिन साथियों मैथ में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें एरर थी, और वो क्वेश्चन नंबर 69 था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप एक बार जांच कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में एरर थी, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने बाकायदा दी है आपको। एक वस्तु उसके 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है। 500 रुपए का आइटम है, 25% की छूट हो गई यानी कि 75% हो गया, फिर 8% की छूट हो गई यानी कि 92% हो गया। 100 से 500 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 5 के 20, 5 से 75 कटेगा 15 बार, 4 से काटेंगे साथियों ये हो जाएगा 23 टाइम्स। 23 की गुणा 15 में कर दो, 15 3 45 का 5 हासिल का 4, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी 345 रुपए में वो आइटम बिकना चाहिए। और क्वेश्चन में भी आंसर इसका 345 ही दिया गया है, यानी क्वेश्चन भी पूरी तरह से त्रुटि रहित क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, अगर हाइट x है तो रेडियस x + 5 है। बेलन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 792 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 792 वर्ग मीटर है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πRh होता है, जिसकी वैल्यू 792 दी गई है। जब इसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब हो जाएगा आपका रेडियस है x + 5 और h का मतलब है x, 792 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको काटे तो कट जाएगा क्या, चेक करना पड़ेगा जी, है ना। 22 से काटते हैं बेटा 792 को, 22 दिया 66 हो गया, 13 बचेगा, 7 में 2 132, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132, 36 हो गया। 2 से 36 कट जाएगा 18 बार, और 7 की गुणा 18 में करेंगे, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, तो 126 हो जाएगा x और x + 5।
x और x प्लस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं x की वैल्यू 9 रख देता हूँ, x की वैल्यू 9, तो 126 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 14, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। और x की वैल्यू 9 होने का मतलब है अब बताना है बेलन का आयतन। तो x की वैल्यू 9 है तो हाइट हो जाएगी 9 और रेडियस हो जाएगी x प्लस 5 यानी 9 प्लस 5 14। बेलन का आयतन बताना है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 14, तो 14 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 14। और एच की वैल्यू कितनी दी है साथियों, 7 दी है। 7 से 14 कट गया 2 बार, 9 दूनी 18, 22 और 14, ठीक है। 8 दूनी 16, 6 चौके 24 का 4 यूनिट डिजिट 4 होगा इस क्वेश्चन का, वही सवाल का उत्तर होगा। 8 और 2 16, 16 चौका 64, 64 का 4। आपको 4 ना तो फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा ना फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा। 52 44 55 44 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल, 14 दूनी 28 का 8 हासिल का 2, 28 और 2 30, 308 डिवाइड बाई 18। 14 दूनी 28 का 8 हासिल का 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 गुणा 18, 18 की गुणा 8 में करेंगे तो 18 चौका 72, 18 8 144 का 4 हासिल का 14, 18 गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में 14 जोड़ेंगे 14 का 4 हासिल का 1, 54 और 1 55। साथियों 5544 हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, बोर्ड ने भी इसका आंसर 5544 दिया है, यानी हमने जो इस क्वेश्चन को किया है साथियों वो बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। बोर्ड ने भी इसको बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है जी, कहाँ मिलता है, आ जाओ भाई कहाँ गए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 24 है। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी पहुंचने के लिए किस सतत चाल से चलना चाहिए। भाई साहब 10 घंटे में 600 किलोमीटर जाना है, 0 से 0 काट दो यानी कि आपकी स्पीड 60 की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यही बोर्ड ने भी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1 में 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 में 1 जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, 31 का आधा 15.5 होता है, तो 15.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और यही आंसर इसमें मेंशन भी किया गया है, यानी क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, पूरी तरह से त्रुटि रहित क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 साल में दुगनी हो जाती है, 10 साल के अंदर 2 गुना होगी, तो 20 साल में 4 गुना होगी, 30 साल में साथियों 8 गुना होगी और 40 साल में 16 गुना हो जाएगी। वो यही पूछ रहा है कि वह कितने सालों में 16 गुना होगी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 40 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की लॉस होती है। अगर मैं इसी घड़ी को 1472 में बेचूं तो कितने परसेंट की प्रॉफिट होगी। 1024 में बेच रहा हूं, सीपी निकालना है, 20% की हानि होती है। 20 चौके 80, 20 से 100 कट गया 5 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 हो गया, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 256, 256 का आधा होता है 256 गुणा 5 होता है 1280, 1280 रुपये उस घड़ी को खरीदने वाली कीमत है। उस घड़ी को 1280 में खरीद के 1472 में बेच दिया, तो प्यारे बच्चों 1300, 172 यानी 192 रुपए की प्रॉफिट हुई। 192 रुपए की प्रॉफिट हुई, कितने में से, 1280 में से, ठीक है। परसेंटेज में आंसर देना है, 0 से 0 काट देंगे और इसको बस कैलकुलेशन है जी, करो उसको। 128 और एक ऊपर 192, 64 दूनी 128, 64 ती 192, 2 से 100 कट 10 कटेगा 5, 15% इसका आंसर होगा। 64 से काट दिया दोनों संख्याओं को, ठीक है। तो 15% हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन में भी इसका आंसर 15% दिया गया है। वो कह रहा है 584 का स्क्वायर ये है, तो बताइए 34.1056 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जो रिजल्ट आएगा साथियों इन 2 अंकों में से 1 अंक, इन 2 अंकों में से 1 अंक, यानी कि जो दशमलव है वो 2 अंकों से पहले आएगा, तो 5.84 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मैंने इसको जांच लिया है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। अगर a प्लस 2b माइनस सी का मल्टीप्लाई b माइनस सी से करोगे, 2b का मल्टीप्लाई a माइनस सी में करोगे और दोनों को जोड़ोगे, फिर उसमें b स्क्वायर ऐड करोगे, तो फाइनली आपको ये रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें मिलता है, अगला जो क्वेश्चन हमको मिलेगा ये है जी, ये है आपका आलेख का क्वेश्चन। चलो ठीक है, ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। खेल में है 25, योगा में है 15,
25 और 15 को जोड़ेंगे 40 और 40 का आधा कर देंगे तो साथियों निकलेगा 20। तो 20 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और बोर्ड ने भी इसका आंसर 20 ही माना है, कहीं कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो प्यारे भाई सभी क्वेश्चंस की हमने बहुत ही सावधानी से जांच की है और उस बेसिस पर हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसे देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। बड़ा कोण छोटे कोण के मेजरमेंट, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। एक एंगल मान लो x तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो गया। मैंने मान लिया x बड़ा है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण के 5 गुने से, छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। यानी कि छोटे कोण का अगर मैं 5 गुना कर दूं और उसमें से बड़ा कोण माइनस करूं तो 6 आ जाता है, ये कहना चाहता है। तो 450 माइनस का 5x माइनस का x बराबर हो गया 6। 5x और 6x हो गया प्यारे बच्चों माइनस का 6x। 6 में से माइनस करेंगे 450, तो माइनस का 444, माइनस से माइनस हो गया, x की वैल्यू हो गई 444 बट्टे 6, 6 से काटो 6 सत्ते 42, 6 छक्के 42, तो 76 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 6 से 44 काटेंगे, 6 सत्ते 42, 2 बचेगा, साथ में 4, 24 हो गया, 6 चौके 24 होगा भाई, 76 नहीं होगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, 74 डिग्री क्वेश्चन का आंसर होगा, और ये बोर्ड ने भी इसका आंसर 74 डिग्री माना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, एक पेड़ है इस तरह से, उसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 300 मीटर दूर जमीन पे बनाता है, और कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। फिर वो कहता है यदि पेड़ बड़ा होता, यानी पेड़ की लंबाई और होती, तो ये जो एंगल है ना वो 30 ना बन के 60 डिग्री बनता, यानी यही एंगल 30 डिग्री ना बन के 60 डिग्री बनता। ठीक है, पेड़ और एक्सटेंड होता। पेड़ कितना बड़ा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो प्यारे बच्चों, इसे मान लो a, इसे मान लो b। तो पहले लगा दो tan 30, tan 30 यानी 1/√3 लंब बट्टे आधार, यानी कि a बट्टे 300। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 300 डिवाइड बाई √3। 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 100 बट्टे √3, 3 से √3 कट गया, √3 टाइम्स, तो ये हो गया 100√3। a की वैल्यू मिल गई 100√3। अब हम लगाते हैं इसमें tan 60, tan 60 डिग्री लगा दो। tan 60 का मतलब होता है बेटा √3। ठीक है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, परपेंडिकुलर है a प्लस बी, और बेस कितना है 300। तो ये हो गया a प्लस बी की वैल्यू हो गई यहाँ से 300√3। a की वैल्यू यहाँ से पता चल गई 100√3, तो b की वैल्यू क्या हो गई 200√3, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू है 300√3, उसमें से हमने 100√3 माइनस कर दिया, तो क्या निकल कर आएगा, 200√3 निकल कर आएगा। वो यही जानना चाह रहा है आपसे कितना बड़ा हुआ। तो ये जो वैल्यू है ना b की, ये 200√3 है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, राजस्व पे कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा। 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, -10, फिर परसेंट की वृद्धि, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, 10 गुणा 20 डिवाइड में 100%। 20 में से 10 माइनस करेंगे, प्लस का 10 हो गया, 20 से 100 कट गया 5 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार। साथियों मेरे हिसाब से इसका आंसर 8% होगा, और बोर्ड ने इसका आंसर 8% दिया है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से त्रुटि रहित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं प्यारे बच्चों। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो गई। हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। ठीक है, 10% लोगों की मृत्यु हो गई तो दहशत फैल गई, और 25% लोग गांव छोड़कर भाग गए। अभी गांव की जनसंख्या इतनी है तो मूल कितनी थी। मान लो मूल x थी, 10% लोगों को हैजा हो गया, यानी कि 10% लोग मर चुके हैं, तो जितनी भी जनसंख्या थी उसका 90% बचा। 25% चले गए, तो अब 75% बचा टोटल का, और इस तरह गांव की जनसंख्या 4050 हो गई। 0 से 0 काट देंगे प्यारे बच्चों, और 75, 300, 75, 150, 300, 375, 75 से 4050 कटेगा नहीं, 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 25 से काट दो, नहीं कटेगा, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 9 दिया 27, 27 से कट जाएगा, 27 काटो से, 27 एकम 27, 13 135, 27 पंजे 135, 150 हो गया। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साथियों 150 गुणा 4, 600, और एक जीरो और है तो 6000 हो जाएगी। क्या आंसर दिया है इसने भी, ऑप्शन नंबर थर्ड 6000 दिया है, यानी कि क्वेश्चन भी पूरी तरह से त्रुटि रहित क्वेश्चन है। प्यारे भाई अभी तक कोई भी क्वेश्चन का एरर नहीं आया है। प्यारे बच्चों में एक बात और आपको बताता चलूं कि ये जो इवेंट हम लोग करवा रहे हैं, इस इवेंट का जो मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज ये है कि आप लोगों को हम ये बता सकें
कि किस क्वेश्चन में एरर है या किस क्वेश्चन में एरर नहीं है। ठीक है, तो ये इस इवेंट का जो मेन पर्पज है वो यही है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से एक एक छोटी से छोटी बारीक बात आप मिस कर रहे होंगे कि वो हम नहीं बता रहे हैं आपको। आप देखें कि अगर आप इस एग्जाम को देते आप, तो आपकी मैथ को सॉल्व करने की स्पीड हर क्वेश्चन में इस लेवल की होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 है, विकर्ण की लंबाई 22 है। जैसे आपने देखा विकर्ण की लंबाई 22 है, किसकी? घनाभ की। तुरंत दिमाग में आना चाहिए a√3 की वैल्यू 20, घनाभ की बात हो रही है इसलिए दिमाग में आना चाहिए l² प्लस b² प्लस h² की वैल्यू 22 है, यानी l² प्लस b² प्लस h², 22 का स्क्वायर 484 होना चाहिए। ठीक है, आगे कहता है जी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल इतना है, l प्लस b प्लस h की वैल्यू दी है 38। आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला होता है l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, जो कहता है l² प्लस b² प्लस h² प्लस 2, यानी lb प्लस bh प्लस hl। l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर। बेटा 38 का स्क्वायर तुरंत निकालो क्या होता है, देखो 38 50 से 12 कम है, 25 में से 12 कम करो 13, 12 का स्क्वायर 144, 1444 होता है। कितना होता है? यहाँ लिखोगे 1444 होता है। l² b² प्लस h² है 484, और ये बराबर है 2lb प्लस bh प्लस hl। 4 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। ठीक है, अच्छा 1444 में से माइनस करना है 484। ठीक है, 1444 में से माइनस करना है 484, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 960 आएगा। और यहाँ भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 960 है प्यारे भाई। क्वेश्चन पूरी तरीके से त्रुटि रहित क्वेश्चन है, कोई एरर नहीं है सवाल के अंदर। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 साल थी। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की 3 साल पहले औसत आयु 19 साल थी। 3 साल पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु थी। ठीक है, तो 19 गुणा 6, 19 38 57 डबल 114, यानी कि 3 साल पहले पूरे परिवार की औसत आयु पूरे परिवार की कुल आयु 114 थी। 3 साल गुजर गए, यानी कि 6 जितने भी सभी 6 बंदे थे वो 3-3 साल बड़े हो गए। 3 गुणा 6 18, तो 114 में अगर आप 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 132। वर्तमान में पूरे परिवार की जो एज का सम है वो 132 है। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, मतलब एक लड़का पैदा होता है 132 प्लस एक्स। अब 7 बंदे हो गए घर में। परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी पहले थी, यानी पहले तो 19 थी तो आज भी 19 ही है। ठीक है, तो ये हो गया 132 प्लस एक्स, 19 सत्ते 133 होता है बेटा। एक्स की वैल्यू 133 माइनस 132 1। हमारे हिसाब से इसका आंसर 1 है, और ऑप्शन नंबर सेकंड बोर्ड ने भी इसका आंसर 1 ही दिया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और अगला क्वेश्चन है जो हमें दिखाई देता है वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 से। अब आज संख्याओं का मासापा क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है, याद रखना जीवन में सदैव। ठीक है, को प्राइम नंबर्स जो होती हैं वो ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो एक के अलावा दुनिया की किसी और संख्या से नहीं कटते, तो यही उनका मासापा होता है, 1 होता है। साथियों खत्म, इतने ही क्वेश्चन थे आपके। ये तो फिर साइंस आ गया, रीजनिंग आ गई, सरल पदार्थ साइंस आ गया, लास्ट क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो प्रिय साथियों इस इवेंट में इतना ही। सभी प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं, मैथ्स के सभी क्वेश्चंस ये रहे हैं, और इन सभी प्रश्नों को आप जांच लें। और मैं आपको बता दूं 26 नवंबर 2024 की किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हमने चेक किए हैं वो पूरी तरह से त्रुटि रहित प्रश्न हैं। ठीक है, और इस बात को जरूर आपने मिस किया होगा कि क्वेश्चंस को हमने बहुत, जैसे हम नॉर्मली क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से और उसका बेसिक लेते हुए, तो वो इस इवेंट में नहीं है। उसके लिए मैं खेद जरूर ज्ञापित करूंगा, क्योंकि इस इवेंट का जो मूल उद्देश्य है वो आपको ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन में एरर है, कौन से क्वेश्चन में एरर नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो तो सॉल्यूशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा प्रश्न सही और गलत है। तो इस इवेंट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग कर रहे हैं एएलपी का एनालिसिस, और मैं करवा रहा हूँ इसमें आपको साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ताकि आप लोग रिप्रेजेंटेशन लगा सको। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आयोग ने गलत जो है उसका जवाब दिया है
है ना। तो ऐसे में आपका कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपको एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं भैया, सेकंड शिफ्ट है ये 26 तारीख की, है ना। 26 तारीख की क्या है, सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन ही आ गया आपकी केमिस्ट्री का, और ये है संतुलित करनी है ये समीकरण, ठीक है, संतुलित करनी है। तो देखो Fe, यहाँ पर Fe का 1 है और यहाँ पर Fe के 3 परमाणु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस Fe को ही सुलटाते हैं, इस Fe को ही ठिकाने लगाते हैं, इसी को ठीक करते हैं। यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर O के 4 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर पहले इसे O के 4 करो, O के 4 हो गए, Fe के 3 हो गए, ये तो हो गया संतुलित यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हो गए, तो यहाँ पर भी फिर से हमें 4 लगाना पड़ेगा, और अब वो ये हो गए 8। तो देखो 3Fe चौथे में है ना, 4H2O, Fe3O4 और 4H2, बिल्कुल ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई आगे, सेकंड को अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साइंस के। यह है 11वां नंबर क्वेश्चन, जो अगला साइंस का है। निम्न विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब विरोध, जब कोई वस्तु अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए विरोध करती है तो उसे बोलते हैं जड़त्व, ठीक है, क्योंकि वो जड़ता बनाए हुई है, अपनी स्थिति में विरोध नहीं करना चाहती है। और ये जो नियम है ये न्यूटन साहब ने भी बताया था, उन्होंने भी कहा था कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई क्या ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और इसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो युग्म सही है, बिल्कुल। आगे देख लेते हैं एक बार, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध नहीं, गति की स्थिति को बदलने को तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है। नहीं, ये सभी के सभी गलत हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो सही माना है आयोग ने भी। कौन सा या कौन से कथन सही है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। क्या द्रव्यमान भार के समान होता है, क्या द्रव्यमान भार के समान होता है? भार तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, भार तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, और द्रव्यमान अलग चीज हो गई, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया पहला, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कथन 2 और कथन 3 क्या है, सही है, ठीक है, कथन 2 और कथन 3 सही है। चलो जी अगले पर, अलैंगिक, अलैंगिक है ये, अलौंगिक नहीं। प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो लीजमानिया द्विखंडन के तरीके से करता है, ठीक, प्लाज्मोडियम बहुखंडन के तरीके से, खमीर यानी यीस्ट मुकुलन के माध्यम से करता है, बडिंग के माध्यम से करता है यीस्ट, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा जो है वो मुकुलन के माध्यम से ही करता है, ठीक है, मुकुलन के माध्यम से ही करता है ना, अलैंगिक जनन करता है मुकुलन के माध्यम से। जनन या प्रजनन का क्या मतलब है, जनन या प्रजनन के माध्यम से जीव अपने जैसी प्रतिलिपियां, प्रतिकृति या अपने जो है बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, इसमें केवल एक पेरेंट की भूमिका होती है, इसमें दोनों पेरेंट्स, दोनों विपरीत लिंग के पेरेंट्स की भूमिका नहीं होती है। तो जैसे होता क्या है, देखो हाइड्रा में है, यह हाइड्रा कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होता है ना, ये कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके एक भाग से सबसे पहले एक ऐसे छोटा बड निकलता है, ठीक है, ऐसे छोटा बड निकलता है, और ये बड ही आगे चलकर विकसित हो जाता है, जब वयस्क हो जाता है तो इससे टूटकर एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरीके को, क्योंकि ये इसमें अपने जैसा सजीव बना रहा है, तो ये एक तरह से प्रजनन ही है। दूसरा, इसमें कोई दो लिंगों की भूमिका नहीं है, तो ये अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, बात क्लियर है। और सबसे पहले मुकुल बन रहा है, यानी बड डेवलप हो रहा है, तो मुकुलन विधि से हाइड्रा अपनी प्रतिलिपि तैयार करता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब अगला है आपसे, कौन सा यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है, यानी कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो मतलब एक तरह से सेक्स के माध्यम से प्रसारित होती है, ठीक है। तो सिफिलिस और एड्स, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? क्यों बनाता है कार्बन एक स्थिर यौगिक? बड़े साइज के कारण। बड़े साइज के कारण कार्बन प्रबल आबंध बनाता है। नहीं, ये गलत है। छोटे आकार कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। धातुओं के संबंध में आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। धातुओं को पीट कर पतली चादर में बनाया जा सकता है। डेफिनेटली इस धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता बोलते हैं। ये सही है बिल्कुल। ठीक, सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सीसा और पारा क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के सुचालक ये नहीं होते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदला जा सकता है, उनके इस गुण को तन्यता बोलते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी। ठीक है जी, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है, लेकिन ये सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला क्या है? गलत है। चलो जी आगे। कौन सा या कौन से कथन सही हैं? एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है। जब वही कोई चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र अनुभव किया जाता है। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र अनुभव किया जाता है। ऐसा पता चला कैसे? डिफ्लेक्शन हुआ जब चुंबक रखी गई तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन ये जो है पहले वाला क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे की तरफ। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्न में से किसका निर्माण होगा? तो कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में जब आप लोग HCl मिलाओगे, एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जिसकी सांद्रता कम हो, तो बनता है क्या? कॉपर क्लोराइड और बनता है H2O। ठीक है, और संतुलित करना हो तो इस प्रकार से। और ये कॉपर क्लोराइड जो है कैसे कलर का होगा? बेसिकली ये होगा नीले हरे रंग का विलयन बनता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड भी नीले हरे रंग का। चलें भाई आगे की तरफ चलते हैं। चलो, इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कंस्टिट्यूट। हमारी बॉडी में जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर्वस सिस्टम बनाते हैं बेसिकली। और कौन सा वाला? सेंट्रल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और इनसे निकलती हैं तंत्रिकाएं जो बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्योंकि इनकी देखो लोकेशन भी केंद्रीय है। अगर बॉडी हमारी दाएं और बाएं भाग में बटी हुई है तो ब्रेन देखो सेंट्रली लोकेटेड है। वर्टिब्रल कॉलम के सारे स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेंट्रल बीच वाले हिस्से में एकदम। तो ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दोनों बनाते हैं। चलें आगे। चलो भाई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये नहीं बताया था। ठीक है, ये गलत है। ठीक, चलें आगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलें भाई। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? यानी प्लांट सेल में पाया जाने वाला अंगक कौन सा है? तो देखो ये 51वां जो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ये इसका जो क्वेश्चन मान रखा है आयोग ने, वो मान रखा है सूत्र कणिका। जबकि सूत्र कणिका केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नहीं, प्लांट में भी और एनिमल में, दोनों में पाई जाती है। ये प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। तो सूत्र कणिका जो है इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है हरित लवक, है ना, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ऐसी चीज है, ऐसा एक कोशिकांग है जो केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलता है। केंद्रक भी सभी में देखने को मिलता है। लयन का यानी लाइसोसोम बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो पादप कोशिकाओं में केवल जो पाया जाता है वो केवल हरित लवक है। ठीक है, तो आप लोग जो है ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यानी हरित लवक। ठीक है, चलें आगे की तरफ। चलो भाई, ये जो है आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हरित लवक। और आयोग ने माना है सूत्र कणिका, जो कि गलत है। तो इस पर आप लोग डाल सकते हो रिप्रेजेंटेशन, इस पर आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है। ठीक, चलें फिर आगे की तरफ। चलो भाई,
ताप का विसरण के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, सही है। विसरण जो है तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। CFC का यूज नहीं किया जाता है आजकल, है ना। किसमें CFC का यूज नहीं किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। निम्न में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं किया जाता है? अग्निशामक में, एरोसोल में, ग्राइंडर में। अग्निशामक में नहीं किया जाता है, ठीक है। अग्निशामक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं किया जाता है। हालांकि अब तो रेफ्रिजरेटर में भी नहीं किया जाता, रेफ्रिजरेंट्स जैसे पहले किया जाता था, लेकिन अब जो है किसी में भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारी जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे CFC, इनके जो यूज पर रोक लग गई, ठीक है। चलो जी, लेकिन उसने पूछा है वो तो सही है, ठीक है, उसके हिसाब से तो सही है। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो विभवांतर क्या होता है आप सभी को पता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पॉइंट A से पॉइंट B तक आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है ना, विभवांतर कहलाता है। अब आपसे पूछ रहा है W बराबर, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। W बराबर क्या होगा? W बराबर होगा Q इंटू V, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो Q क्या है आपका? Q है 10 कूलाम और ये हो जाएगा 5 वोल्ट यानी 50, ठीक है, 50 जूल। 50 जूल कार्य होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो है बिल्कुल सही है, इस पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लगाना है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन है 72। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है कौन सा कथन, ये आपसे पूछ रखा है। इसमें कथन 1 है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कथन क्या है? ये बिल्कुल सही कथन है। ऊर्जा को न तो निर्मित किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 क्या है? दोनों सही कथन है, ठीक। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया। बेसिकली जो फ्लूइड जो स्ट्रक्चर पाया जाता है कोशिका में, तमाम मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उन दोनों में मिलाकर जो फ्लूइड पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने उसको प्रोटोप्लाज्म नाम से संबोधित किया, ठीक है। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? व्यास में 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम, सही है। चलो आगे भाई, ये आ गई आपकी नेक्स्ट शिफ्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। तो नमस्कार।